कानून को लेकर दो बातें कही जाती हैं। पहली तो ये कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और दूसरा ये भी कि पिछले कुछ सालों के दौरान जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए हैं उसकी वजह से गुनहगारों को पकड़ना काफ़ी आसान हो गया है। ऐसा ही एक मामला है 1989 का, जो अमेरिका में हुआ था। उस दिन एक बच्चा कहीं गुम हो गया था और उसके बारे में जब पहली जानकारी सामने आती है तो 2016 में आती है। जानते हैं ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी। ये कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये किस्सा अगर आप गूगल पर सर्च करना चाहें तो जैकब वॉटरलिंग केस के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये कहानी है अमेरिका की। अमेरिका में एक मिसिसिपी रिवर है और वहीं पर एक छोटा सा कस्बा है जहाँ ये वॉटरलिंग फैमिली रहा करती थी। इस कस्बे का नाम है सैन जोसेफ। ये जो इलाका है सैन जोसेफ का, ये बहुत ही कम लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत छोटा सा ये इलाका है। ये कहानी शुरू होती है 22 अक्टूबर 1989, 22 अक्टूबर 1989। ये जो वॉटरलिंग फैमिली है इसमें हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं और उनका खुशहाल परिवार है। 22 अक्टूबर की शाम 1989 के दिन इनका जो बड़ा बेटा है जैकब वॉटरलिंग, वो अपने छोटे भाई और पड़ोस में रहने वाले एक और हमउम्र लड़के के साथ पास की वीडियो लाइब्रेरी तक जाता है। उन्हें एक वहाँ से वीडियो कैसेट किराए पर लेना है, वापस आना है, उसे देखना है। लेकिन जैसे ही शाम के वक्त ये तीनों बच्चे उस वीडियो लाइब्रेरी में पहुँचते हैं, वीडियो कैसेट लेते हैं और लेकर वापस अपने घर की तरफ चलते हैं। दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर की है, तीनों साइकिल पर हैं। अचानक अंधेरे में एक सुनसान जगह पर एक शख्स उन्हें रोकता है और रोकने के बाद वो उन्हें पिस्टल दिखाता है और फिर कहता है कि तीनों बच्चों, तुम ज़मीन पर उल्टे होकर लेट जाओ। वो घबरा जाते हैं, तीनों लेट जाते हैं। फिर वो एक एक करके तीनों के नाम और उम्र पूछता है और उसके बाद वो जैकब वॉटरलिंग के भाई और उसके पड़ोस में रहने वाले हमउम्र लड़के से कहता है, तुम दोनों उठो और सीधा भागना शुरू करो अपने घर की तरफ, और यहाँ दोबारा आने की मत सोचना, ना ही पलट कर देखना, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दोनों बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और वो तेज़ी से घर की तरफ भागते हैं। घर आकर जैकब का छोटा भाई अपने पिता को बात बताता है कि हमारे साथ ऐसा सा हादसा हुआ है। घर के लोग अपने पड़ोसियों के साथ सीधे निकलकर उसी जगह पर अगले 5 मिनट में आते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब हालत ये हो जाती है कि पुलिस को इसकी सूचना देनी पड़ती है और पुलिस से ये केस अगले ही दिन FBI को चला जाता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हैरानी की बात ये रहती है कि FBI को इसमें कोई क्लू नहीं मिलता। बहुत सारी जांच पड़ताल की जाती है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। कई महीने तक जांच चलती है और उस दौरान एक बात ये पता चलती है कि जैसा कि अक्टूबर 1989 में हुआ, इससे ठीक 9-10 महीने पहले एक ऐसा ही मामला हुआ था। उसमें उसी इलाके का एक शेरिल नाम का लड़का था, उसको भी किसी ने रास्ते में रोका था, उसको अब्यूज़ किया था, फिज़िकली सेक्सुअली अब्यूज़ किया था और फिर छोड़ दिया था। और उस संबंध में एक व्यक्ति पर शक किया था जिसका नाम डैनी बताया जाता है। अब इस पूरे मामले को इस तरह से समझा जाता है कि हो सकता है डैनी ने ही ये किया हो। डैनी को पुलिस पूछताछ करती है लेकिन डैनी के पास कुछ ऐसा मिलता नहीं, सबूतों के अभाव में छूट जाता है। और ऐसे कई और नाम समय समय पर सामने आते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है लेकिन जब सबूत नहीं मिलते तो छोड़ना पड़ता है। अब इस पूरे मामले को धीरे धीरे महीने और साल बीतने लगते हैं। इधर जैकब की माँ पैटी, वो धीरे धीरे इस तरह के बच्चों के खिलाफ, मतलब जो ऐसे मामले हो जाते हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज़ पूरे अमेरिका में उठाना शुरू करती है, क्योंकि वो इस गम से दो चार हो रही है कि एक शाम उसका बच्चा घर से निकला, फिर कभी लौटा नहीं, पता भी नहीं चला, न पुलिस पता कर पाई, न FBI को सुराग नहीं मिला, न जाने जीवित है कि किसी ने मार दिया, कुछ पता नहीं। सालों साल बीत गए हैं। पैटी ने अपने जीवन को
इसी मकसद के लिए समर्पित कर दिया कि मैं पूरे अमेरिका में जितने बच्चे जब भी जहाँ भी कोई गायब होता है मैं उनके लिए अपनी आवाज़ उठाऊंगी। वक्त बीतता जा रहा है और जैकब के मिलने की उम्मीद भी ख़त्म सी होने लगी है। बीतते बीतते करीब 25 साल बीत जाते हैं। 2014 का साल आता है और अपने इसी उद्देश्य में लगी हुई पैटी एक टीवी चैनल पर एक टीवी शो में भाग लेती है अपने छोटे बेटे के साथ, जो कि उस शाम गवाह बना था अपने भाई की गुमशुदगी का। ये दोनों माँ बेटे उस टीवी शो में बैठकर एक बार फिर से उस घटना को याद करते हैं। CNN पर द हंट नाम का ये शो है और इत्तेफाक से इस शो को FBI के कुछ अधिकारी देख रहे थे और उन्हें लगता है कि ये हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर एक बदनुमा दाग है कि 1989 में एक लड़का गायब हो जाता है एक बहुत छोटे से कस्बे से जहां आबादी भी ज़्यादा नहीं है। तुरंत हमें सूचना भी मिल जाती है और तब भी हम 25 सालों तक कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो ये फैसला करते हैं कि हम इस केस को दोबारा खोलेंगे, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, उस वक्त इतनी एडवांस नहीं थी। DNA की भी जो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में जितनी एडवांस है 1989 में उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, इसलिए 100% श्योर रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। इस पूरे घटनाक्रम को अब फिर से खोला जाता है। अच्छा, इस बीच अमेरिका का एक कानून ये भी है कि अगर कोई भी घटना या अपराध घटे, खासकर हत्या जैसा कोई मामला हो, उसमें अगर 20 साल तक पुलिस या FBI किसी को पकड़ नहीं पाती है और 20 साल के बाद कोई पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाती है, क्योंकि उसकी टाइमलाइन क्रॉस हो जाती है कि इतने समय 20 साल बीत गए, आप किसी अपराधी के बारे में पता नहीं कर पाए, तो वो अगर पकड़ा भी जाए तो उसे सज़ा नहीं होती। खैर, FBI के वो अधिकारी जो इस केस को दोबारा खोलना चाहते थे, उनकी ज़िद सिर्फ इतनी थी कि हम पता तो करें हुआ क्या था, ये कौन था जो हमसे भी शातिर था कि हमारे हाथ से वो कैसे निकल गया। इस पूरे मामले में फिर से खोज खबर शुरू होती है और एक बार फिर उसी डैनी नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, डैनी जेम्स हेनरिच को, और हिरासत में लेकर इस बार एक नए सिरे से पड़ताल होती है। असल में इस डैनी नाम के व्यक्ति पर शक इसलिए गया था क्योंकि इसने शेरिल नाम के एक लड़के को पकड़ा था और कहा जाता है कि उसे अब्यूज़ किया था, हालांकि सबूत नहीं थे कोई। उस वक्त डैनी का जो DNA था वो कलेक्ट हुआ था 1989 में, वो पुलिस ने सहेज कर रखा हुआ था। अब एक बार फिर इससे पूछताछ होती है, फिर कुछ नहीं मिलता। 25 साल बाद क्या मिलेगा, लेकिन पुलिस को एक सर्च वारंट मिल जाता है इसके घर की तलाशी लेने का। जब सर्च वारंट में तलाशी ली जाती है तो उसके घर से कुछ ऐसी अश्लील सामग्री मिलती है जो इस बात को सत्यापित करती है, इस बात की ओर इशारा करती है कि वो छोटे बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब ये बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि जैकब का केस तो एक तरफ, लेकिन अगर आज की डेट में, आज मतलब जब 2014-15 में उसके घर पर सर्च हो रही है और वहाँ पर ऐसी अश्लील सामग्री मिल रही है, तो पुलिस को पूरा हक बनता है कि वो उसको हिरासत में ले, उसके खिलाफ कार्रवाई करे और दोष सिद्ध होने पे 20 साल तक की सज़ा दे। अब पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू होती है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था ये इलाका ज़्यादा बड़ा नहीं था, उस वक्त तो आबादी और बहुत कम थी, तो ज़रूर इसको कुछ ना कुछ तो जैकब के बारे में मालूम है, जिसका 22 अक्टूबर 1989 से कोई पता ही नहीं है। पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। जब कड़ाई से पूछताछ करती है, सामने अश्लील सामग्री भी मिली हुई है, उसको लगी रहा है मैं पकड़ा तो गया हूँ, तो वो पुलिस के सामने एक अजीब सी शर्त रखता है। वो कहता है, देखिए मैं आपको सब बता दूंगा कि जैकब के साथ क्या हुआ, अदालत में खड़े होकर बताऊंगा, लेकिन आप मुझे उस मामले में कोई सज़ा नहीं देंगे। अब यहाँ मामला ये था कि पता तो किया जाए हुआ क्या है। उसको कहा जाता है, और वैसे भी उस कानून के तहत जिसमें कहा जाता है कि 20 साल से ऊपर अगर अपराध को हो गया है तो अपराधी अगर पकड़ा भी जाए तो सज़ा नहीं होती अमेरिका में, तो उसे कहा जाता है कि ठीक है तुम बताओ। अदालत में खड़े होकर जैकब के माता पिता के सामने वो उस शाम का पूरा किस्सा बयां करता है। वो कहता है कि हाँ, उस शाम नकाब पहने वो शख्स मैं ही था, मैंने ही इन 3 बच्चों को पकड़ा था, मैंने ही इनसे कहा था कि तुम चले जाओ, और उसके बाद में जैकब को एक कोने में झाड़ी में लेकर गया
और मेरा इरादा था कि मैं उसके साथ कुछ गलत करूं। लेकिन उसी वक्त एक पुलिस का सायरन मुझे सुनाई दिया और मैं घबरा गया। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस मुझे इस बच्चे के साथ देख ले अंधेरे सुनसान जगह पर और मैं अरेस्ट हो जाऊं। ऐसे में डैनी ने अपनी एक पिस्टल निकाली और उस बच्चे के सिर पर तान दी। जिस वक्त उसने इन बच्चों को ये पिस्टल दिखाई थी, जब ये तीनों साथ में थे, उस वक्त पिस्टल खाली थी, लेकिन इस बार उसने पिस्टल में 2 गोलियां डाली और ये सब देखकर जैकब रोने लगा। उसने एक फायर किया लेकिन गोली नहीं चली। उसने दूसरा फायर किया, गोली इस बार भी नहीं चली, लेकिन तीसरे फायर में वो गोली चली और सीधा जैकब के सिर में गई। जैकब वहीं ढेर हो गया। इसके बाद उसने वहीं पर एक गड्ढा खोदा और जैकब की लाश को दफनाकर वो वहाँ से निकल आया। तो जिस वक्त जैकब और उनके पड़ोसी की फैमिली उनको ढूंढते हुए उस जगह तक आए थे, तब तक ये वहाँ से जा चुका था और ये वहाँ से उसने कुछ दूरी पर जाकर किया। अब वो कहता है कि मैं इसके बाद अपने घर आकर सो गया और उसके बाद 1 साल तक उस इलाके में गया ही नहीं। फिर मैं 1990 में 1990 में अक्टूबर के महीने में करीब 1 साल बाद फिर से उसी जगह पर गया देखने के लिए। तो मुझे वहाँ जाकर ये दिखाई दिया कि उस जगह पर जहाँ मैंने उसको गाढ़ा था, वहाँ उसकी जैकेट का एक टुकड़ा बाहर आ गया है। वो कहता उस दिन सुनसान थी, मैंने उस जैकेट को निकाला और फिर एक दूसरी जगह दूर जाकर इसे दफना दिया और फिर मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर करने लगा। जब ये सारी बातें डैनी ने बताई तो उस वक्त पुलिस की एक टीम उसे लेकर वहाँ जाती है। वहाँ पर खुदाई होती है, बाकायदा हड्डियाँ मिलती हैं, डीएनए टेस्ट होता है और इस बात का सत्यापन होता है कि हाँ, यही जैकब वेटरलिंग की बॉडी है। उसके माता पिता से डीएनए मिलाया जाता है और ये पूरी बात सामने आती है। लेकिन इस मामले की सुनवाई और लंबी चलती है और उसके बाद उसे लंबी सज़ा दी जाती है डैनी को, क्योंकि जैकब वाले केस में तो उसे कोई सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि जैकब वाला केस 20 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। लेकिन उसके घर में जो सामग्री मिलती है उसके आधार पर डैनी को बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है। इस वक्त सज़ा सुनाई गई, उसकी उम्र करीब 53 साल बताई जाती है और जब सज़ा होती है करीब 20 साल से ज़्यादा की उसको सज़ा होती है और ये मामला इस तरह से खुलता है। तो सोचिए 22 अक्टूबर 1989 की शाम एक लड़का जो गायब हुआ, जिसके घर वाले सोचते रहे शायद वो हमें कभी तो मिलेगा, कोई नहीं जानता था कि उसी शाम वो ख़त्म हो गया था, उसकी लाश को दफना दिया गया था और कुछ ऐसा हो गया था कि उसके बाद उसके मिलने का कोई आसार नहीं थे। उसकी माँ न जाने कितने बच्चों के लिए संघर्ष करती है, यही सोचकर कि शायद इसी संघर्ष के रास्ते मुझे मेरे बच्चे का भी पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। फिर एक टीवी शो में उन्हें एक FBI का अफसर देखता है, देखकर केस दोबारा खुलता है और फिर ये सारी बातें सामने आती हैं। अगर उस दिन वो उस टीवी शो पर FBI अफसर उन्हें नहीं देखता, उसके मन में ये नहीं आता कि केस खोलना है, तो शायद ये राज हमेशा के लिए राज रह जाता कि जैकब वेटरलिंग के साथ उस रात या उस शाम हुआ क्या था। ये कहानी हमें बताती है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और साथ ही ये भी कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट अब गुनहगारों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और शायद ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि आज कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है, कोई भी ऐसा गुनहगार नहीं है कि अगर पुलिस चाहे तो उस तक न पहुंच सके। अक्सर होता यह है कि पुलिस की नाकामी रहती है गुनहगार तक न पहुंचने में, वरना गुनहगार तो कई सबूत ऐसे छोड़ ही जाता है कि आप उनके सहारे उस तक पहुंच जाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि इस तरह की कहानियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों के मन में कानून के प्रति एक खौफ पैदा हो। गुनाह करने से पहले लोग डरें, खासकर बच्चों और महिलाओं के साथ जो लोग अपराध करते हैं उनको हम शायद कुछ कंट्रोल कर पाएँ। उम्मीद है आप मेरे इस काम में मेरा सहयोग ज़रूर करेंगे।